नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर से मैं आपका अपने प्लेटफॉर्म कॉम्पिटिटिव हिंदी क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान के अंतर्गत हमारा जो टॉपिक होगा वो राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये होगा। इसी में हम क्वेश्चन नंबर 131 से स्टार्टिंग करेंगे। हमारे क्वेश्चन नंबर 130 तक कंप्लीट हो चुके हैं। हमारा हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है, जिसमें कि तीनों पार्ट्स इतिहास की, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये जो सीरीज़ है हमारी वो टीचिंग एग्ज़ाम को टारगेट करते हुए जितने भी प्रीवियस ईयर्स में जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज जो क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उनको यहाँ पर देख रहे हैं, उन्हीं को सॉल्व कर रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा राज्य विधानमंडल। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो ये क्लासेस नहीं ले पाया किसी कारणवश और वो लेना चाहता है, तो सारी ही क्लासेस जो हैं हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बनी हुई है जनरल अवेयरनेस के नाम से, वहाँ सारी क्लासेस अवेलेबल हो जाएंगी। आप चैनल पर जाकर क्लासेस ले सकते हैं। आज की क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 131, जहाँ किसी राज्य के विधानमंडल का केवल एक सदन होता है उसे क्या कहते हैं। जहाँ पर किसी राज्य के विधानमंडल का एक ही सदन होता है उसको बोलते हैं विधानसभा। जिस राज्य में केवल एक ही विधानमंडल होता है उसे विधानसभा के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक राज्य में विधायी कार्यों के संपादन के लिए विधानसभा का प्रावधान किया गया है। केंद्र शासित प्रदेशों में केवल दिल्ली, पुदुचेरी, जम्मू कश्मीर में विधानसभा स्थापित है। इसमें जनता के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं और विधानसभाओं की संरचना या गठन संबंधी प्रावधान आर्टिकल 170 में दिया गया है। इसको ध्यान रखेंगे कि विधानसभाओं की संरचना का और उसके गठन संबंधी जो प्रावधान है वो आर्टिकल 170 के अंतर्गत दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 132, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या डैश के सदस्यों की कुल संख्या के डैश रिक्त स्थान है, ये फिल करना है आपको, से अधिक नहीं हो सकती। तो मंत्रिपरिषद ऐसा नहीं है कि मुख्यमंत्री सहित जो मंत्री होते हैं मंत्रिपरिषद के अंतर्गत उनकी संख्या कितनी भी हो, वो भी डिपेंड करती है सदस्यों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत होगा। तो इसी को देखते हैं। राइट आंसर इसका होगा, सही आंसर होगा उस राज्य की विधानसभा का 15%, जितने विधानसभा में सदस्य हैं उनका 15% सदस्य ही राज्य के कुल सदस्य संख्या का 15% राज्य हो सकते हैं वहाँ के मंत्रिपरिषद के अंतर्गत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पहले इसकी व्याख्या को भी देखेंगे हम, तो इसकी व्याख्या को देखते हुए चलेंगे। किसी राज्य में मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक नहीं हो सकती। राज्य की जनसंख्या के आकार के आधार पर एक विधानसभा की अधिकतम संख्या 500 और न्यूनतम संख्या 60 निर्धारित की गई है, परंतु सिक्किम, गोवा और मिजोरम तथा पुदुचेरी इसके अपवाद हैं। ध्यान रखेंगे, अपवाद से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जो स्टेट हमारे अपवाद हैं, क्योंकि वहाँ की जो जनसंख्या ये है संख्या है, न्यूनतम संख्या जो है वहाँ की विधानसभा की जो न्यूनतम संख्या है वो 60 से भी कम है। सिक्किम की, गोवा की, मिजोरम की और पुदुचेरी की। सिक्किम की जो संख्या है वो सदस्य संख्या 32 है, गोवा की सदस्य संख्या 40 और मिजोरम की सदस्य संख्या 40, पुदुचेरी की सदस्य संख्या है 30। क्वेश्चन नंबर 133, दिल्ली में किस प्रकार का विधानमंडल है। दिल्ली में पूछा जा रहा है किस प्रकार का विधानमंडल है, तो एक सदनीय विधानमंडल है। दिल्ली में एक सदनीय विधानमंडल है और विधानसभा वहाँ पर है विधानमंडल। दिल्ली एक सदनीय विधानसभा यानी कि विधानमंडल है और दिल्ली विधानसभा की सदस्य संख्या 70 है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। भारत के केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और पुदुचेरी में विधानमंडल है। 2 ही ऐसे प्रदेश हैं केंद्र शासित प्रदेश यूटी हमारे भारत में जहाँ पर विधानमंडल है। ठीक है, विधानमंडल का मतलब विधानसभा, लेजिस्लेटिव आपका असेंबली जहाँ है। तो दिल्ली और पुदुचेरी इसकी जो सदस्यों की संख्या है दिल्ली की वो 70 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिल्ली विधानसभा में कितनी सीटें हैं।
दिल्ली की विधानसभा में कितनी सीटें हैं? अभी अभी तो हमने किया है 70 सीटें हैं दिल्ली की विधानसभा में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है दिल्ली और एक सदनीय विधानमंडल है। दिल्ली विधानसभा में 70 सीटें हैं और लोकसभा की 7 सीटें हैं। यहाँ जो लोकसभा की सीटें हैं वे 7 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 135। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति होती है वो राज्यपाल के द्वारा होती है। राज्यों की कार्यपालिका का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है, जबकि वास्तविक शक्ति मुख्यमंत्री के नेतृत्व में गठित होती है, कार्यपालिका में निहित होती है और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल जो है वो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की सलाह से ही अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री की सलाह से कौन करता है? राज्यपाल करता है। ध्यान रखेंगे, जो बहुमत दल का नेता होता है, बहुमत दल के नेता को ही राज्यपाल क्या करता है? राज्य में मुख्यमंत्री घोषित करता है। मुख्यमंत्री उसकी नियुक्ति करेगा जो बहुमत दल का नेता होगा और उसी ही मुख्यमंत्री की सलाह से राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारा 163 में 136 क्वेश्चन नंबर 136। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा सीटें सबसे अधिक हैं? विधानसभा की जो सीटें हैं यहाँ आंध्र प्रदेश में सबसे अधिक है, 175 है। आंध्र प्रदेश में विधानसभा की सीटें सबसे अधिक है, 175। इसको ध्यान में रखेंगे, क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि सबसे अधिक सीटें किस राज्य में हैं विधानसभा की, तो ध्यान रखते हुए चलेंगे। विधानसभा की सीटों की संख्या आंध्र प्रदेश के अंतर्गत 175 है, हरियाणा एवं छत्तीसगढ़ में 90 है विधानसभा सीटें तथा अरुणाचल प्रदेश में 60 विधानसभा सीटें हैं। बाकी सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, इनमें कितनी है वो मैं ऊपर बता चुकी हूँ। भारत में विधानसभा की सर्वाधिक सीटों वाला जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश है। सर्वाधिक सीटों वाला राज्य उत्तर प्रदेश, इसको याद रखेंगे। 403 सीटें यहाँ पर हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 137। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है? कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें 2 सदनों वाला विधानमंडल नहीं है? तो वो है मध्य प्रदेश। जो ऑप्शंस दिए गए हैं इनमें है मध्य प्रदेश। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 169 संसद को किसी राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने या फिर समाप्त करने का अधिकार देता है। अधिकार किसके पास होगा? संसद के पास होगा। आर्टिकल क्या होगा? 169। आर्टिकल होगा हमारा 169 और अधिकार होगा संसद के पास में। इसको ध्यान रखेंगे। राज्य में विधान परिषद को स्थापित करने या फिर समाप्त करने का अधिकार देता है तथा वर्तमान यानी कि 2022 में 6 ऐसे राज्य हैं जिनमें हमारी विधान परिषद है जो 2 सदनीय है। देखिएगा कौन कौन से हैं 6 राज्य वे बिहार है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। और जो आपको ऊपर ऑप्शन दिए गए हैं यानी कि बिहार, कर्नाटक और ये तो आपका यूटी हो जाता है मध्य प्रदेश, तो इन दोनों में तो है, मध्य प्रदेश में नहीं है। इसलिए हमारा जो यहाँ आंसर बनेगा वो तो मध्य प्रदेश होगा। यहाँ पर देख लेते हैं हम, वर्तमान में 6 राज्य हैं जिनमें कि बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना और कर्नाटक में विधान परिषद का अस्तित्व है। प्रश्नकाल के समय, जब प्रश्नकाल का समय था 2016, जम्मू कश्मीर में द्विसदनीय विधानमंडल अस्तित्व में था। 2016 में जम्मू कश्मीर में भी द्विसदनीय विधानमंडल अस्तित्व में था। 2019 में जम्मू कश्मीर के द्विभाजन जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख द्विविभाजन हुआ है, उसका 2 भागों में उसको बांटा गया, एक जम्मू कश्मीर में और एक लद्दाख में केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया दोनों को, यूटी। पहले क्या था, जम्मू कश्मीर एक स्टेट के रूप में था, लेकिन अब क्या है 2 यूटी बना दिए गए, वहाँ पर एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर। 2019 में के बाद में विधान परिषद अस्तित्व में नहीं है और जब ये यूटी बन जाते हैं तो तब वहाँ विधान परिषद तब से अस्तित्व में नहीं है। 2019 से 2016 में जब प्रश्नकाल का समय था तो अस्तित्व में थी। और 6 राज्य कौन कौन से हैं उनको रिपीट कर लीजिए। बिहार है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है। ठीक है, ये द्विसदनीय है। चलिएगा अगला जो टॉपिक आता है हमारा यहाँ आयोग और संस्थाएं हम देखेंगे। आयोग और संस्थाओं में कमीशंस और ऑर्गेनाइजेशंस भी इसको बोलते हैं।
इसमें हमारा क्वेश्चन आएगा 138। यहाँ से जितने क्वेश्चंस बने हैं प्रीवियस ईयर्स में वो हम देखेंगे। हर एक एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आपका NVS हो, KVS हो, TGT हो, PGT हो, आपका DSSB वाला हो, UP का हो, ठीक है, EMRS हो या फिर BPSC, कोई भी एग्ज़ाम कहीं पर भी आया होगा अगर इस टॉपिक से, वो आपको यहाँ पर मिलेगा। चलिएगा, एक EVM अधिकतम कितने उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त होती है? जो EVM मशीन होती है, वोटिंग मशीन जो होती है हमारी, तो पूछा जा रहा है कि कितने उम्मीदवारों के लिए वो पर्याप्त होती है। तो उम्मीदवार उसमें 64 उम्मीदवारों के लिए एक EVM पर्याप्त होती है। एक EVM अधिकतम 64 उम्मीदवारों के लिए पर्याप्त होती है। बैलेटिंग यूनिट में 16 उम्मीदवारों का प्रावधान है। जो बैलेटिंग यूनिट होती है उसमें 16 उम्मीदवारों का प्रावधान है। और पुराने संस्करण में एक EVM में अधिकतम 3840 वोट डाले जा सकते थे। पुराना जो संस्करण था उसमें 3840 वोट डाले जा सकते थे, परंतु ध्यान रखेंगे दोनों चीज़ें, परंतु नया जो संस्करण है, नए संस्करण में EVM में 2000 वोट ही डाले जा सकते हैं। एक EVM के अंतर्गत 2000 वोट ही डाले जा सकते हैं। नोट कीजिएगा, EVM का पहली बार में प्रयोग किया गया था 1982 में केरल में केरल के 70 पारारू विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में इस्तेमाल किया गया था। क्वेश्चन आता है 139। निम्नलिखित में से कौन भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त हैं? भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की बात होती है तो VS संपत वर्ष 2013 में VS संपत भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे। वर्तमान में नहीं है, वर्ष 2013 की बात होती है और भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त थे VS संपत। ये क्वेश्चन पुराना है 2014 का, इसलिए यहाँ पर जो आंसर बनेगा हमारा वो VS संपत बनेगा। 15 मई 2022 को राजीव कुमार को 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन बनता है 140। किसी निर्वाचन आयुक्त या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कार्यालय में वर्ष या फिर 65 वर्ष की आयु पूरी होने तक में जो भी पहले होता है तो कितने वर्ष? वहाँ 6 वर्ष। भारतीय संविधान के भाग की बात होती है तो भाग 15 के अंतर्गत अनुच्छेद 324 से लेकर 329 के 9 तक हमारे देश में निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया है। भाग 15 के अंतर्गत आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक देश में क्या है, निर्वाचन से संबंधित उपबंधों का उल्लेख किया गया है। भारत का निर्वाचन आयोग एक 3 सदस्यीय निकाय है। इसमें कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। एक मुख्य चुनाव आयुक्त होगा और 2 अन्य चुनाव आयुक्त। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त करता है, जिनका कार्यकाल 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष की उम्र जो भी पहले हो तब तक होता है। नेक्स्ट बनता है क्वेश्चन यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 141। राज्य चुनाव आयुक्त के द्वारा नियुक्त किया जा सकता है। तो राज्य जो चुनाव आयुक्त हैं उनके द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य चुनाव आयुक्त को राज्यपाल के द्वारा, राज्य का जो राज्यपाल होता है, राज्य चुनाव आयुक्त को राज्य के राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग को राज्य के स्थानीय निकायों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करने का कार्य सौंपा गया है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के 1 के मुताबिक पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों के लिए निर्वाचन नियमावली तैयार करने और चुनाव नियोजित करने हेतु अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण संबंधी शक्तियां राज्य चुनाव आयोग में निहित होंगी और इसमें राज्यपाल के द्वारा नियुक्त राज्य चुनाव आयुक्त भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 142। लोकसभा सीटों के लिए अधिकतम मतदान खर्च भारत के निर्वाचन आयोग के सुझाव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा बढ़ा दिया गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा क्या कर दिया गया है? बढ़ा दिया गया है। तो पूछा जा रहा है कि अब कितना है वर्तमान में? वर्तमान में 40 लाख से लेकर 70 लाख तक है। ये कितना है? 40 लाख से लेकर 70 लाख तक हमारा सही आंसर होगा। यहाँ देख लेते हैं। वर्तमान में लोकसभा चुनावों के लिए संशोधित खर्च सीमा बड़े राज्यों के लिए 95 लाख और छोटे राज्यों के लिए 75 लाख है। बड़े राज्यों के लिए 95 लाख की बात कही गई है और छोटे राज्यों के लिए
75 लाख की बात कही गई है लोकसभा चुनावों के लिए। जो संशोधित एक खर्च की सीमा बताई गई है कि भाई यहाँ तक खर्च हो सकता है। पहले यह सीमा बड़े राज्यों के लिए 70 लाख थी और छोटे राज्यों के लिए 54 लाख। इसी तरह से विधानसभा चुनावों के लिए भी बड़े राज्य के उम्मीदवार के लिए 28 लाख की बात है और छोटे राज्यों के लिए 40 लाख। वहीं छोटे राज्यों के लिए उम्मीदवार जो है वो 20 लाख के बजाय अब 80 लाख तक खर्च कर सकते हैं। वर्तमान में कितना, 80 लाख तक खर्च कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, लोकसभा सीटों के लिए अधिकतम मतदान खर्च भारत के निर्वाचन आयोग के सुझाव पर केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा बढ़ाया गया। तो बढ़ा के कितना कर दिया गया, 40 से 70। कितना हो गया, 40 से 70। हमारा सही आंसर 40 से 70 होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 144, भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान की आयु डैश यानी कि कितने वर्ष निर्धारित की गई है। मतदान की आयु जो है हमारी 18 वर्ष निर्धारित की गई है। कोई भी व्यक्ति जब 18 वर्ष का हो जाता है तो वो मतदान कर सकता है। भारत के किसी भी व्यक्ति के लिए मतदान की आयु 18 वर्ष निर्धारित की गई है। 61वें संविधान संशोधन जो हुआ था, 61वां जो संविधान संशोधन है वो हमारा 1989 के द्वारा हुआ था, 1989 में हुआ था और इसके द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। पूछ लिया जा सकता है आपसे कि मतदान की आयु 18 वर्ष कब की गई, तो हम बताएंगे 61वें संविधान संशोधन 1989 के द्वारा मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने लोकपाल के पद के निर्माण हेतु संतति की है। लोकपाल के पद के निर्माण हेतु संतति की है, तो यहाँ प्रशासनिक सुधार आयोग सही आंसर होगा। प्रशासनिक सुधार आयोग वर्ष 1966 में प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों को जानने के लिए केंद्रीय तथा राज्य स्तर पर स्वतंत्र प्राधिकारियों की स्थापना की सिफारिश की है और 2005 की में वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग ने सिफारिश की कि लोकपाल का पद बिना किसी विलंबन के स्थापित किया जाएगा। लोकपाल का पद बिना किसी विलंबन के स्थापित किया जाएगा। क्वेश्चन आता है 146, शिक्षा के क्षेत्र में केंद्र तथा राज्य सरकारों के परामर्श देने वाली भारत की सर्वोच्च संस्था कौन सी है। केंद्र और राज्य सरकार को परामर्श देने वाली पूछा जाता है कि भारत की जो सर्वोच्च संस्था है वो कौन सी है। यहाँ हम बताएंगे जो राष्ट्रीय स्तर का है उच्चतर शिक्षा और शिक्षा यानी कि हमारा NCERT होगा। यहाँ पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद जो है ये आपका यहाँ पर मिस्टेक से लिखा गया है। यहाँ क्या होगा, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद जो कि भारत सरकार द्वारा 1961 में स्थापित एक स्वायत्त संगठन है जो स्कूली शिक्षा में गुणवत्ता सुधार के लिए नई नीतियों और कार्यक्रमों पर केंद्र और राज्य सरकार की सहायता और राज्य सरकार को सहायता देता है और सलाह देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 147, सरकारीय आयोग की सिफारिश के आधार पर 1990 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। सरकारीय आयोग के सिफारिशों के आधार पर 1990 में गठित एक संवैधानिक निकाय है। पूछा जा रहा है क्या, अंतर्राज्यीय परिषद हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा, अंतर्राज्यीय परिषद। नेक्स्ट इसमें हम व्याख्या को देखते हुए चलेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 263 में राज्यों के मध्य तथा केंद्र तथा राज्यों के मध्य समन्वय के लिए अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की व्यवस्था करता है और इस प्रकार राष्ट्रपति यदि किसी समय महसूस करे कि ऐसी परिषद का गठन सार्वजनिक हित में है तो वह ऐसी परिषद का गठन करता है। राष्ट्रपति ऐसी परिषद के कर्तव्य, इसके संगठन और प्रक्रिया को परिभाषित निर्धारित करता है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य संबंध सरकारीय आयोग 1983 से लेकर 1987 की सिफारिश पर वीपी सिंह के नेतृत्व वाली जनता दल सरकार ने 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया था। तो अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की बात होती है तो 1990 में इसका गठन किया गया था और जनता दल वाली सरकार थी वीपी सिंह के नेतृत्व वाली, तब हुआ था। जिनका सरकारीय आयोग का गठन कब, इसमें दे दिया है यहाँ पर, मैंने आपको बताया कि 1983 से लेकर 1987 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 148, हाल ही में स्थापित 7वें केंद्रीय वेतन आयोग का अध्यक्ष कौन है। तो हमें बताना है इसका अध्यक्ष कौन होगा, अशोक कुमार माथुर यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा। KVS TGT में आया था ये क्वेश्चन सोशल स्टडी में।
तो इसकी व्याख्या को देखते हुए चलेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अशोक कुमार माथुर को 4 फरवरी 2014 को 7वें केंद्रीय वेतन आयोग अध्यक्ष नियुक्त किया गया और भारत के पहले केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना जनवरी 1946 में श्रीनिवास वरदाचारी की अध्यक्षता में की गई थी। 1946 में श्रीनिवास जो वरदाचारी थे उनकी अध्यक्षता में की गई थी केंद्रीय वेतन आयोग की स्थापना। ठीक है, क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट 149। निम्नलिखित में से कौन सा निकाय केंद्र और राज्यों के बीच में राजस्व बंटवारे का सूत्र निर्धारित करने के लिए उत्तरदायी है? कौन सा निकाय है जो केंद्र के और राज्यों के बीच में राजस्व को निर्धारित करता है, कितना किसको मिलेगा? तो वित्त आयोग यहाँ पर करता है और आर्टिकल हमारा 280 इसके अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत राष्ट्रपति केंद्रीय वित्त आयोग का गठन करता है। प्रथम वित्त आयोग की स्थापना 1951 में की गई थी। केंद्रीय वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 283 के अंतर्गत निम्नलिखित सिफारिशें राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। पहली है केंद्र और राज्यों के मध्य कुल निवेश प्राप्तियों के बंटवारे के संबंध में सिफारिश। दूसरा है इसमें भारत की संचित निधि में से राज्य को दी जाने वाली सहायता एवं अनुदान संबंध में सिफारिश। अनुदान के संबंध में सिफारिश है। भारत की जो संचित निधि है उसमें से राज्य सरकार को दी जाने वाली सहायता और अनुदान के संबंध में सिफारिशें हैं। केंद्र और राज्यों के मध्य कुल निवेश और प्राप्तियों के बंटवारे के संबंध में सिफारिश। तो ये बातें क्लियर हो जाती हैं। क्वेश्चन चलते हैं 150 की ओर। निम्नलिखित में से कौन संवैधानिक संस्था नहीं है? संवैधानिक संस्था यहाँ पर कौन सी नहीं होगी? कर्मचारी चयन आयोग। कर्मचारी चयन आयोग यहाँ पर संवैधानिक संस्था नहीं है। बाकी संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग और वित्तीय आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, चुनाव आयोग और वित्तीय आयोग होगा। लेकिन कर्मचारी चयन आयोग जो है यहाँ पर संवैधानिक संस्था नहीं होगी। नेक्स्ट देखते हैं इसका व्याख्या। पहले भारतीय संविधान में उल्लेखित निकाय या संस्था का संवैधानिक निकाय जो भारतीय संविधान के अंतर्गत जिनका उल्लेख किया गया है उन्हीं को हम संवैधानिक निकाय या फिर संवैधानिक संस्था निकाय बोलते हैं। संवैधानिक के अंतर्गत जो आती हैं वही संवैधानिक निकाय या फिर संस्थान होते हैं और इन निकायों में परिवर्तन करने के लिए संवैधानिक संशोधन की आवश्यकता पड़ती है। संघ लोक सेवा आयोग जो कि आर्टिकल 315 के अंतर्गत आता है। चुनाव आयोग आर्टिकल 324 के अंतर्गत आता है। वित्त आयोग जो है वो आर्टिकल 280 के तहत आता है। राज्य वित्त आयोग आता है 243(1) के तहत। इत्यादि संवैधानिक निकाय हैं। जब कर्मचारी चयन आयोग SSC, भारत कर्मचारी चयन आयोग को हम SSC भी बोलते हैं, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के लिए कर्मचारी की भर्ती करता है, तो यह DOPT का क्या है? एक संलग्न कार्यालय है। DOPT का एक संलग्न कार्यालय है जो एक गैर संवैधानिक संगठन है, क्वेश्चन 151, क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 151। 15वें वित्त आयोग की बात की जा रही है। 15वें वित्त आयोग की यहाँ पर कि इसके अध्यक्ष कौन है? 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है ये पूछा जाता है। तो यहाँ होंगे NK सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष, जो कि 27 नवंबर 2017 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह को नियुक्त किया था। NK सिंह भारत सरकार के पूर्व सचिव एवं 2008 में बिहार राज्यसभा के सदस्य रह चुके हैं और 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल वर्ष 2020 से 25 तक होगा। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी। पहला वित्त आयोग, इसके अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष KC नियोगी थे। नेक्स्ट देखते हैं आगे हमारा पंचायती राज संस्था आता है और ये क्लास मैं समझती हूँ कि इसको यहीं समाप्त करूँ या फिर पंचायती राज संस्था इसमें कंप्लीट कर लिया जाए। पंचायती राज संस्था चलो कर लेते हैं इस वाले टॉपिक को भी। पंचायती राज संस्था की जो शुरुआत है वो कब से की, कहाँ से की गई थी? पंचायती राज संस्था की शुरुआत कहाँ से की गई थी? नागौर से की गई थी। पंचायती राज प्रणाली की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा राजस्थान के नागौर जिले के बगदारी गांव से हुई थी। राजस्थान देश का पहला राज्य है जहां संपूर्ण राज्य में पंचायती राज की स्थापना की गई। 73वें संविधान संशोधन अधिनियम
जो कि 1992 के तहत पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया और इस संविधान संशोधन के द्वारा भारत संविधान के भाग 9 में स्थापित किया गया इसे, तथा 16 नए अनुच्छेद, जो 16 नए अनुच्छेद हैं वो आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक जोड़े गए, ए से लेकर ओ तक जोड़े गए हैं, तथा 11वीं अनुसूची इसमें जोड़ी गई। ये देखिएगा कितनी सारी चीज़ें हैं कि इस संविधान इसे जो है, जो हमारा ये संविधान संशोधन होता है 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में होता है, तो इस संविधान संशोधन के द्वारा क्या होता है, संविधान में भाग 9 को स्थापित किया गया और 16 नए अनुच्छेद आर्टिकल 243 ए से लेकर 243 ओ तक जोड़ा गया है और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई है। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 153 की। ग्राम सभा के चुनावों का सचिव का चुनाव, ग्राम सभा के सचिव का चुनाव नियुक्ति किसके द्वारा होती है? ग्राम सभा का जो सचिव होता है उसका चुनाव और नियुक्ति सरकार के द्वारा की जाती है, सरकार द्वारा नियुक्ति होती है। प्रत्येक ग्राम पंचायत का एक सचिव होता है जो कि ग्राम सभा का सचिव भी होता है। सभा सचिव का चुनाव नहीं होता, उसकी सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है। सचिव का काम है ग्राम सभा एवं ग्राम पंचायत के बैठक को बुलाना और जो भी चर्चाएं और निर्णय हुए हैं उनका रिकॉर्ड बनाना। क्वेश्चन नंबर 154, पंचायत की अवधि क्या होती है? पंचायत की अवधि पूछा जाता है कि पंचायत की अवधि क्या होती है। जो सही आंसर होगा यहाँ, अपनी पहली बैठक के लिए नियुक्त की गई तारीख से 5 वर्ष के लिए। जो पहली बैठक होती है, अपनी पहली बैठक की तारीख, जो नियुक्ति की तारीख से, उस तारीख से लेकर 5 वर्ष के लिए होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो हो गया हमारा, इसमें तो ऐसा नहीं है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर बनता है हमारा यहाँ पर 155, निम्न में से किसे अधीनस्थ एवं प्रत्युक्त विधान कहा जाता है? किसे अधीनस्थ अथवा प्रत्युक्त विधान कहा जाता है? तो वो है हमारा पंचायतों और नगर निगमों के द्वारा स्थानीय नियम बनाया जाना। पंचायतों के द्वारा और नगर निगम के द्वारा स्थानीय नियम बनाया जाना, ये हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा। इसकी व्याख्या को देख लेंगे। अधीनस्थ और अथवा प्रत्युक्त विधान वह विधान है जिसे अधिनियमित करने के लिए संसद के द्वारा कार्यपालिका को अधिकार प्रदान किया गया है। अतः पंचायतों और नगर निगमों के द्वारा स्थानीय नियम बनाया जाना भी इसके अंतर्गत ही आता है। क्वेश्चन नंबर 156, निम्नलिखित में से किसका संबंध पंचायती राज से है? पंचायती राज की बात करते हैं तो बलवंत राय मेहता समिति का नाम लिया जाएगा। बलवंत राय मेहता समिति भारत के पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता समिति का गठन भारत में पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने हेतु बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में किया गया था और इस समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। समिति की सिफारिशों को जनवरी 1958 में स्वीकार किया गया। लिब्राहान आयोग, जो कि बाबरी मस्जिद विध्वंस 1992 की जांच के लिए है, यहाँ जो ऑप्शन में दिया गया है आपको, लिब्राहान आयोग, उसका संबंध बाबरी मस्जिद से है। 1992 में जांच के लिए किया गया था। नेक्स्ट, शाह आयोग जो दिया गया है ऑप्शन में आपको, आपातकाल से इसका संबंध है, जबकि जो कि 1975 से लेकर 1977 तक हुआ था की जांच के लिए शाह आयोग का गठन किया गया था। नानावटी आयोग का गोधरा कांड हुआ था 2002 में, इसकी जांच के लिए किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 57, पंचायत का कार्यकाल कितना होता है? तो पंचायत का जो कार्यकाल है वो प्रथम बैठक के लिए निर्धारित तिथि से 5 वर्ष होता है। यहाँ देख लीजिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343, अगर हिंदी की बात करते हैं तो अणा यहाँ आपको लिखा हुआ दिखेगा, में पंचायतों के कार्यकाल का प्रावधान है। इसके तहत सभी स्तरों की पंचायतों का कार्यकाल उसके प्रथम अधिवेशन की तारीख से 5 वर्ष तक निर्धारित किया गया है। उसका विघटन कार्यकाल के बीच में हो जाता है, उसका विघटन क्या होता है, कार्यकाल के बीच में हो जाता है, तो उसका चुनाव 6 माह के भीतर कराना अनिवार्य होता है। अगर पंचायत का विघटन हो जाता है
कार्यकाल के अंदर 5 वर्षों के अंदर हो जाता है तो फिर से चुनाव कराया जाएगा, जो कि 6 माह के भीतर कराना अनिवार्य होगा। पुनर्गठित पंचायत का कार्यकाल फिर 5 वर्ष तक ना होकर सिर्फ शेष बची हुई अवधि तक ही होता है। ये भी ध्यान रखा जाएगा कि जो दोबारा से सरकार बनती है, पुनर्गठित होती है, जो भी उसमें आएगा, सत्ता में यहाँ पर जो भी आएगा, तो यहाँ उसका कार्यकाल फिर से 5 वर्ष के लिए नहीं होता, बल्कि जितनी शेष अवधि बची हुई होती है वो चाहे 6 माह हो, 2 साल हो, 1 साल हो, तो तब तक के लिए ही होता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा संवैधानिक संशोधन। संवैधानिक संशोधन में हम क्वेश्चंस देख लेते हैं यहाँ पर भी थोड़े से। संवैधानिक संशोधन निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक मिलान सही नहीं है? संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत कौन सा एक मिलान जो कि सही नहीं है, इसको देखेंगे। यहाँ हमारा पहला संविधान संशोधन 9वीं अनुसूची, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची और 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची, लेकिन 42वां संविधान संशोधन इसमें 10वीं अनुसूची नहीं आता। ये हमारा आंसर होगा, यहाँ ये ठीक नहीं है। देख लीजिए, पहला संविधान संशोधन जो है वो 9वीं अनुसूची, 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची, 74वां संविधान संशोधन 12वीं अनुसूची और 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत आती है, ना कि 42वें के 52वां होना चाहिए था, वहाँ 10वीं अनुसूची आती है। 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है बताइए? मैंने बता चुकी हूँ, मैं आपको बता रखा है, तो आप भी मुझे बताइए। 42वां संविधान संशोधन जो है ये, इसके तहत संविधान की प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता। यह संविधान संशोधन 1976 में किया गया था। 1959 रुकिएगा 1 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 159। भारत के संविधान का 104वां जो संविधान संशोधन हुआ था, इसमें क्या कहा गया है कि इसमें 1 जुलाई 2017 से भारत में वस्तु एवं सेवा कर पेश किया और यह केंद्र तथा राज्य सरकारों के द्वारा वस्तुओं तथा सेवाओं पर लगाए गए सभी अप्रत्यक्ष करों को प्रतिस्थापित करता है। तो ऐसा तो नहीं है, ये तो नहीं है। नेक्स्ट, यह इन सहकारी समितियों के निगमन तथा चुनाव और शासन के विनिमय करने के लिए राज्य विधायिका और केंद्र की सत्ता को परिभाषित करता है तथा बहुराज्य सहकारी समितियों और सरकार केंद्र शासित प्रदेशों के लिए संसद के पास विनिमय जारी करता है। ऐसा भी नहीं है। नेक्स्ट देखिए, यह उन नागरिकों पर लागू होता है जो उच्च जातियों के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं। ये भी नहीं है। ये किस पर लागू होता है? ये लोकसभा तथा राज्यसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की सीटों के आरक्षण की समाप्ति की समय सीमा को 10 वर्ष तक बढ़ाता है। ये ठीक बात है, ये कही गई है। आर्टिकल जो संविधान का संशोधन हुआ था, 104वां संशोधन जो कि 2019 में हुआ था, तो उसमें ये बात कही गई है। 104वें संविधान संशोधन 2019 में भारत के संविधान के अनुच्छेद 334 का में संशोधन करते हुए लोकसभा तथा राज्यसभा की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण संबंधी प्रावधान को पुनः अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाते हुए 25 जनवरी 2030 तक के लिए प्रभावी बना दिया गया है और इस विधेयक के द्वारा एंग्लो इंडियन को प्रदत्त आरक्षण को समाप्त कर दिया गया है। जो एंग्लो इंडियन को आरक्षण मिलता था वो समाप्त यहाँ पर कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 160, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो ये 7वें कौन से संशोधन के द्वारा हुआ था? 7वें संशोधन के द्वारा, ठीक है। 7वां संविधान संशोधन जो है, जो कि 1956 में हुआ था, के द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया और जिसमें 4 श्रेणियां राज्यों के वर्गीकरण को समाप्त करते हुए राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों में उन्हें विभाजित किया गया और साथ ही इसके अनुरूप केंद्र एवं राज्य के विधान पालिकाओं में सीटों को पुनर्व्यवस्थित किया गया। यहाँ तक क्लियर होती हैं चीज़ें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 161। 161 में बात कहते हैं, इंदिरा गांधी के द्वारा लाए गए आपातकाल के दौरान 42वें अधिनियम के द्वारा पेश किए गए अनुच्छेद 4 व 55 को, अनुच्छेद 4 की बात हो रही है, आर्टिकल 4 की, और आर्टिकल 55 की, निम्नलिखित में से किस मामले में
फैसला को ख़त्म कर दिया गया, जो फैसला था उसको ख़त्म कर दिया गया। तो इसमें क्या है हमारे, देखिए मनरवा मिल्स बनाम भारत संघ, जो मनरवा मिल्स बनाम भारत संघ है ये यहाँ हमारा आंसर होगा। और इसकी व्याख्या को देखते हुए चलेंगे। इंदिरा गांधी के द्वारा लगाए गए आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन द्वारा पेश किए गए अनुच्छेद 4 और अनुच्छेद 55 को मनरवा मिल्स बनाम भारत संघ के मामले में फैसले को ख़त्म कर दिया गया था। क्वेश्चन चलता है 162। अब निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन भारत के संविधान के द्वारा संशोधन किया गया, कौन से परिवर्तन में संशोधन किया गया? तो हमारा जो आंसर होगा वो संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के ऊपरी जनसंख्या सीमा को हटाया जाता है। संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऊपरी जनसंख्या सीमा को हटाया गया, आंसर होगा हमारा ये। भारतीय संविधान का दूसरा संविधान संशोधन जो कि 1952 में हुआ था, इस संविधान संशोधन में 1951 में जनगणना के आधार पर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए ऊपरी जनसंख्या सीमा को हटा दिया जाना था। सीमा को क्या करना था? हटाना जाना था, ठीक है, हटा दिया जाना था। तो क्वेश्चन चलता है अब नेक्स्ट 163। 11वें मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ा गया है? 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया है। 11वें मौलिक कर्तव्य को, अधिकार की बात नहीं हो रही है, 11वें मौलिक कर्तव्य की बात हो रही है। 11वें मौलिक कर्तव्य को संविधान संशोधन अधिनियम 86वां संविधान संशोधन अधिनियम था 2002 में, इसके द्वारा जोड़ दिया जाता है। और संविधान के भाग 4 के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 51 क में 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था। इसमें 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को माता पिता या फिर प्रतिपाल्य के जो संरक्षक यानी कि उनके जो माता पिता होते हैं या फिर कोई जिसके वे संरक्षण में रह रहे हैं, उनके द्वारा उन्हें शिक्षा का अवसर प्रदान कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164। भारतीय संविधान के 55वें संविधान संशोधन 1986 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला? तो ये दर्जा मिला था अरुणाचल प्रदेश को। सही आंसर हमारा अरुणाचल प्रदेश होगा। 55वें संविधान संशोधन 1986 के द्वारा अरुणाचल प्रदेश को भारत के 24वें पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। और कब बना था ये? 1986 में जो संविधान संशोधन हुआ था 55वां, उसके तहत बना था। क्वेश्चन नंबर 165। भारत के संविधान की प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? अभी तक एक बार किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का संशोधन एक बार हुआ है अभी तक। 42वें संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था इसमें। और भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत संविधान के दर्शन तथा उद्देश्यों को ये दर्शाती है। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्यों को दर्शाती है, संविधान के दर्शन को दर्शाती है। हमारा संविधान लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्ष और सामाजिक आर्थिक न्याय के उद्देश्यों के लिए अभिप्रेरित है। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी भी कहा जाता है। और इसमें 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 में हुआ था, इसके द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता ये 3 शब्द जोड़े गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166। क्वेश्चन नंबर बनता है 166। अब 122वां संविधान संशोधन जीएसटी विधेयक 2014 की पुष्टि करने वाला पहला राज्य कौन बना? 2014 की जो पुष्टि करता है असम यहाँ पर पहला राज्य बनता है। 122वां संविधान संशोधन जीएसटी विधेयक 2014 की पुष्टि करने वाला असम बनता है पहला राज्य। बिल अगस्त 2016 में संसद द्वारा पारित किया गया था। और संविधान के अनुच्छेद 386, संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? 368 की बात हो रही है, 86 की नहीं भाई, बाय मिस्टेक 86, 368 के अनुसार अनुमोदन के लिए राज्य को भेजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 167। संविधान के कौन से संशोधन से 9वीं अनुसूची जोड़ी गई है? तो संविधान का कौन सा संशोधन था जिसके द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई? पहला संविधान संशोधन, संविधान में 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा जोड़ी गई। इसके अंतर्गत राज्य के द्वारा संपत्ति के अधिग्रहण की विधियों का उल्लेख किया गया है। और इस अनुसूची में सम्मिलित विषयों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती।
संविधान पीठ के 11 जनवरी 2007 के निर्णय के द्वारा मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर इसे चुनौती दी जा सकती है तथा उच्चतम न्यायालय के कानून के समक्ष कर सकता है, कानून की समीक्षा कर सकता है। जो उच्चतम न्यायालय है इन कानूनों की समीक्षा कर सकता है। वर्तमान में इसी अनुसूची में 284 अधिनियम है। इसी अनुसूची में जो अधिनियम है वो 284 है। क्वेश्चन नंबर 168, किस संविधान संशोधन को लघु संविधान संशोधन कहा जाता है? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को लघु अधिनियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करें। भारत के संविधान में संशोधन की पहल केवल लोकसभा में की जा सकती है, या फिर संविधान संशोधन से संविधान की संघीय प्रकृति में परिवर्तन होना हो तो इसके लिए भी सभी भारतीय राज्य अभिपुष्टि की आवश्यकता होगी। तो यहाँ हमें बताना है कि इनमें से कौन सा सही है। देखिए दोनों ही गलत हैं, ये दोनों ही क्या हैं? गलत हैं। ये भी गलत है और ये भी। हमारा जो यहाँ इसके विषय में जो व्याख्या है उसको देखते हुए चलेंगे कि भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम संबंधी जो प्रावधान है वो भाग 20 में है, अनुच्छेद 368 में, भाग 20 के अंतर्गत अनुच्छेद 368 में किया गया है संशोधन संबंधी प्रावधान। यानी ठीक है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसी भी सदन यानी कि लोकसभा और राज्यसभा में शुरू की जा सकती है। संविधान में संघीय प्रकृति से संबंधित संशोधन के लिए संसद का विशेष बहुमत तथा आधे राज्यों का समर्थन होना आवश्यक है। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 170, किस संविधान संशोधन के द्वारा दिल्ली को एक विधानसभा दी गई? कौन सा संविधान संशोधन है जिसके द्वारा दिल्ली को एक विधानसभा दी गई है? तो ये संविधान संशोधन है 69वां संविधान संशोधन। भारतीय संविधान के 69वें संविधान संशोधन अधिनियम 1991 के तहत दिल्ली के लिए एक विधानसभा और उसके प्रति उत्तरदायी मंत्रिपरिषद की स्थापना का प्रावधान किया गया है। इस संशोधन के द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया। 69वां जो संविधान संशोधन हुआ इसी के द्वारा दिल्ली को क्या दिया गया? राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया है। और इसके प्रशासक को उपराज्यपाल कहा गया है। इसका जो प्रशासक है उसको उपराज्यपाल कहा गया है। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 171, भारतीय संविधान के अमुख में 42वें संविधान संशोधन द्वारा निम्नलिखित में से क्या जोड़ा गया था? तो उसमें जोड़ा गया था समाजवादी धर्मनिरपेक्ष। 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा संविधान में व्यापक परिवर्तन लाए गए जो निम्न प्रकार है। एक तो संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता, धर्मनिरपेक्ष एवं एकता और अखंडता शब्द जोड़े गए हैं। नीति निर्देशक सिद्धांतों को मूल अधिकारों पर सर्वोच्चता सुनिश्चित की गई है। इसके अंतर्गत संविधान में 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 के 10 मौलिक कर्तव्यों को अनुच्छेद 51 क और भाग 4 क के अंतर्गत जोड़ा गया है। यहाँ तक की बातें क्लियर होती हैं। तो अब हमारा जो टॉपिक आएगा यहाँ पर विविध आएगा और विविध के बाद हमारा एक अलग सब्जेक्ट ज्योग्राफी हम यहाँ पर करेंगे। उसमें विश्व भूगोल और भारत का भूगोल हम दोनों ही देखने वाले हैं। यहाँ से क्लासेस होगी हमारी कल स्टार्ट। आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। चलिए मिलते हैं आपसे कल विविध क्वेश्चनों के साथ में। जितने भी क्वेश्चंस हमारे बचे हुए हैं वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। और कैसा लगा आपको क्लास कमेंट बॉक्स में बताइएगा। लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, पसंद आया हो तो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिएगा, बाय बाय। मिलते हैं आपसे नई क्लास के साथ।